नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार मिठारवाल। आज हम संसद के सत्र या अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विधेयक विधि निर्माण प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। संसद सत्र या अधिवेशन हमने टीवी पे देखा, सुना, पढ़ा कि प्रतिवर्ष संसद का सत्र होता है या दोनों सदनों का अधिवेशन होता है। सरकार बनने के बाद जनता की जो मांगें होती हैं, जनता की जो समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं सांसदों के पास पहुंचती है और सांसद उन समस्याओं को संसद के अंदर रखते हैं। तो उन समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए या कानून बनाने के लिए या पहले से बने कानून में परिवर्तन के लिए संसद में जो अवधि निर्धारित होती है उसे ही संसद का सत्र या अधिवेशन कहते हैं। तो संसद का सत्र या अधिवेशन का संबंध कि संसद के अंदर नए कानून के संबंध में, पहले से बने हुए कानून को बदलने के संबंध में या अन्य मुद्दों के संबंध में जो समय निर्धारित होता है उसे ही संसद सत्र कहते हैं। संसद सत्र बुलाना का काम राष्ट्रपति का होता है। भारत में राष्ट्रपति ही संसद सत्र बुलाता है। भारत में राष्ट्रपति संसद सत्र बुलाता है। एक वर्ष में सामान्यतः एक वित्त वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं, लेकिन ये शर्त है प्रत्येक सत्र के बीच 6 माह से अधिक अवधि का अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे बजट सत्र प्रारंभ हुआ, 30 मई को बजट सत्र समाप्त हो रहा है। बजट सत्र की समाप्ति की लास्ट तारीख और मानसून सत्र की प्रारंभ की तारीख के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। ये एक मुख्य शर्त होती है। मान लेते हैं कि 6 माह से अधिक अंतर होने जा रहा है तो राष्ट्रपति संसद के सत्र के लिए बोल सकता है। भारत में सामान्यतः एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, बजट सत्र। प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में पहला जो सत्र होता है वह बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई माह तक चलता है। इस सत्र के अंदर आगामी वित्त वर्ष की आय और व्यय के संबंध में विस्तृत रूप से वर्णन होता है। बजट सत्र प्रथम फरवरी के लगभग पेश किया जाता है और मई तक चलता है। बजट सत्र के बाद आता है मानसून सत्र। मानसून सत्र जब भारत में मानसूनी जो समय आता है उसी समय जुलाई से सितंबर तक चलता है मानसून सत्र। नंबर 3, शीतकालीन सत्र। ये नवंबर से दिसंबर के मध्य चलता है। तो भारत में प्रत्येक वित्त वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र चलते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ये सत्र या अधिवेशन विशेषतः कानून बनाने के लिए या पहले से बने कानूनों में संशोधन करने के लिए बुलाए जाते हैं। सत्र के अभाव में कानून नहीं बन पाते हैं, अतः इनकी बहुत ही ज़रूरत है। बजट सत्र जो हमने सबसे पहले पढ़ा, लोकसभा में बजट सत्र एक ही होता है, लेकिन राज्यसभा में बजट सत्र 2 होते हैं। राज्यसभा में बजट सत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए लोकसभा में एक सामान्य वित्त वर्ष में 3 सत्र होते हैं, जबकि राज्यसभा में एक वित्त वर्ष में 4 सत्र होते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा में एक सामान्य वित्त वर्ष में सत्र कितने होते हैं,
तो 4 होते हैं, लोकसभा में 3 होते हैं, क्योंकि बजट सत्र जो फरवरी से चलता है, राज्यसभा में कुछ सप्ताहों का बीच में अवकाश दे दिया जाता है, उसके बाद बजट सत्र दोबारा शुरू होता है। तो लोकसभा में सत्र 3 होते हैं, जबकि राज्यसभा में एक वर्ष में सत्रों की संख्या 4 होती है। अब सत्र प्रारंभ कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। राष्ट्रपति कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रति 5 वर्ष बाद लोकसभा का जब चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो अनुच्छेद 87 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद, नई लोकसभा के गठन के बाद, यूं कहें, राष्ट्रपति नई सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में अनुच्छेद 87 के तहत एक अभिभाषण देता है। यह अभिभाषण प्रत्येक सदन में भी हो सकता है या संयुक्त भी हो सकता है। लगभग राष्ट्रपति समवेत रूप से दोनों सदनों में एक साथ अनुच्छेद 87(1) के तहत प्रत्येक लोकसभा आम चुनाव के बाद संसद को संबोधित करता है, उसमें नई सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उसके अभिभाषण के ऊपर एक धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाता है। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष में, वित्त वर्ष में 3 सत्र होते हैं। जब पहला सत्र प्रारंभ होता है, उस समय भी राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो राष्ट्रपति 2 प्रकार के अभिभाषण देता है, एक तो प्रत्येक लोकसभा आम चुनाव के गठन के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की दशा में भी राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद ही संसद का सत्र शुरू होता है। विशेष सत्र, इसके बारे में हमने पूर्व भी पढ़ा था कि संसद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद का विशेष सत्र भी बुला सकता है। देश में कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद का विशेष सत्र भी बुला सकता है। जैसे अनुच्छेद 352 के तहत जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य के प्रस्ताव के द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना के द्वारा विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। ऐसा हुआ भी है। तो लोकसभा का सत्र कौन बुलाता है, प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपति। राज्यसभा का सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। या यूं कहिए, संसद का सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाता है, या राष्ट्रपति ही संसद का अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 85 अनुच्छेद 85 में ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाएगा। राष्ट्रपति संसद के सत्र का अवसान का मतलब समाप्त करेगा। बजट सत्र, मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र, जो भी तीनों सत्र पढ़े अपन ने, उन सब को समाप्त करने का काम भी राष्ट्रपति को ही होता है। सत्र बुलाता भी राष्ट्रपति है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है। ये करता है 85 के तहत। फिर विघटन, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता, लेकिन लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन करता है, या राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो उस स्थिति में भी अपने विवेक से लोकसभा का विघटन कर देता है। तो
राष्ट्रपति संसद के संबंध में 3 काम करता है: संसद सत्र बुलाना, संसद का सत्रावसान करना और समय समय पर लोकसभा का विघटन करना भी यही राष्ट्रपति का काम है। अब आगे आता है सदनों का स्थगन। जब संसद का सत्र चल रहा है या यूं कहीं लोकसभा का सत्र चल रहा है, आज से लोकसभा का सत्र चला, 1 महीने तक चलना है, लेकिन विपक्ष के द्वारा मान लो कृषि कानून को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया, विरोध कर दिया, तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति संसद के अधिवेशन को अनिश्चित काल या निश्चित काल के लिए रोक सकता है। अनिश्चित काल या निश्चित काल का मतलब होता है कि जैसे कृषि विधेयक के संबंध में विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, विरोध कर दिया, संसद के सत्र को चलने नहीं दिया जा रहा है, तो राष्ट्रपति बस लोकसभा अध्यक्ष या सभापति कुछ समय के लिए, जैसे 2 घंटे 4 घंटे, कुछ दिन के लिए, जैसे 1 दिन 2 दिन या कुछ सप्ताह के लिए भी संसद के सदन को स्थगित कर सकता है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा को स्थगित कौन करता है या राज्यसभा के स्थगन कौन करता है या संसद को स्थगित कौन करता है, तो उसका अध्यक्ष या सभापति इसको स्थगित करता है। तो राष्ट्रपति का ये काम नहीं है। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा का विघटन करता है, लेकिन सदन का स्थगन अध्यक्ष या सभापति द्वारा ही किया जा सकता है, जो अनिश्चित भी हो सकता है और निश्चित समय के लिए भी हो सकता है। अब आता है जब संसद का सत्र चालू हो जाता है, प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसके बाद लगभग 11 बजे से 12 बजे के बीच जो समय होता है उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। तो यह प्रश्न पूछते हैं कि प्रश्नकाल कब होता है, कि संसद सत्र का प्रारंभ ही प्रश्नकाल होता है, जो 11 से 12 बजे के बीच होता है। पहले ये दूरदर्शन या टीवी पे इसका सीधा लाइव प्रसारण नहीं किया जाता था, लेकिन 1991 से इसे दूरदर्शन पर भी प्रसारित किया जाने लगा। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर बार बार, प्रश्नकाल क्या है, तो 11 से 12 बजे तक सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नकाल कहते हैं। इसका लाइव प्रसारण भी हो रहा है, संसद के सदस्यों द्वारा ये प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्री से या सरकार से। अब प्रश्न पूछने की जो प्रकृति होती है वो सामान्यतः 4 प्रकार की होती है, इसलिए संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्यतः 4 प्रकार से पूछे जाते हैं। नंबर 1, तारांकित। तारांकित का मतलब होता है कि संसद सदस्यों द्वारा मंत्री को मौखिक रूप से, संसद सदस्य द्वारा मंत्री को अधिवेशन के दौरान मौखिक रूप से तारांकित करके उस पर तारा स्टार बनाकर जो प्रश्न पूछा जाता है वो तारांकित प्रश्न कहलाता है। तारांकित प्रश्न मौखिक होता है, इसका उत्तर भी मौखिक होता है और इस पर स्टार लगा हुआ होता है। तारांकित प्रश्नों में ही अनुपूरक या पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कृषि विधेयक के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसके प्रत्युत्तर में दोबारा जो प्रश्न पूछा जाता है वो अनुपूरक प्रश्न होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है अनुपूरक या पूरक प्रश्न कौन से होते हैं, तारांकित होते हैं या अतारांकित, तो अपन कहेंगे तारांकित प्रश्न होते हैं। नंबर 2, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न वो होते हैं जिसमें स्टार का चिन्ह नहीं लगा हुआ होता। ये 10 दिन पूर्व की सूचना के द्वारा संसद सदस्यों द्वारा लिखित रूप में ही प्रश्न पूछा जाता है, मंत्री द्वारा लिखित रूप में ही उत्तर दिया जाता है। तो तारांकित मौखिक होते हैं, अतारांकित लिखित होते हैं, पूर्व सूचना के तहत ही इसके उत्तर दिए जाते हैं। अतारांकित प्रश्नों में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि अतारांकित प्रश्नों में भी क्या पूरक प्रश्न होते हैं, तो अतारांकित प्रश्नों में पूरक प्रश्न नहीं होते। इसके बाद में आती है अल्प सूचना प्रश्न। कुछ प्रश्न जो तुरंत ही सूचित करके पूछे जाते हैं, जो लोकहित या अविलंबकारी होते हैं। इसके साथ साथ गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न, ये प्रश्न वो होते हैं जो गैर सरकारी, अपन ने पढ़ा था विधेयक के ऊपर कि मंत्री के अलावा जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं या जो संसद के सदस्य होते हैं उनसे भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न होते हैं उनकी प्रकृति 4 होती है।
नंबर 1 तारांकित प्रश्न, नंबर 2 अतारांकित प्रश्न, नंबर 3 अल्प सूचना प्रश्न, नंबर 4 गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। तो यहाँ बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसके आगे आता है शून्यकाल। शून्यकाल को जीरो आवर भी कहते हैं। प्रश्नकाल के बाद संसद सत्र का जो समय स्टार्ट होता है उसे शून्यकाल के नाम से या जीरो आवर के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच का होता है। शून्यकाल या जीरो आवर की शुरुआत सबसे पहले भारतीय संसद के द्वारा ही की गई। ये भारत का मौलिक सिद्धांत है, इसलिए इसे भारतीय संसद की देन भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है शून्यकाल या जीरो काल कहाँ से उधार लिया गया, तो अपन कहेंगे कहीं से नहीं, भारतीय संसद की ही ये देन थी। शून्यकाल या प्रश्नकाल, शून्यकाल या जीरो आवर के अंदर देश और दुनिया से जुड़े हुए जो तात्कालीन मुद्दे होते हैं उनको उठाया जाता है। इसके बाद में आता है निंदा प्रस्ताव। लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों के द्वारा लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों के द्वारा मंत्री के खिलाफ जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उन्हें निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे किसी मंत्री के द्वारा, सिंचाई मंत्री के द्वारा या विदेश मंत्री के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है जो जिसमें कोई त्रुटि है, विपक्ष मुद्दा बनाकर एक उस मंत्री की नीतियों की निंदा करता है तो उसे निंदा प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कई बार संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो निंदा प्रस्ताव भी विपक्ष के सदस्यों के द्वारा ही लाया जाता है, सरकार या मंत्री के खिलाफ इसे लाया जाता है। इसके आगे आता है अविश्वास प्रस्ताव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा नियम 198 के तहत विपक्ष के सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, जबकि निंदा प्रस्ताव मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। जब 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक अध्यक्ष द्वारा सहमति प्रदान की जाती है, 50 सांसद अगर सहमत हैं तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। भारत में पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के खिलाफ अगस्त 1963 में लाया गया था। जेपी कृपलानी ने यह प्रस्ताव लाया था। जब कोई व्यक्ति प्रस्तावक होता है, वो प्रस्ताव लाता है और उसके बाद कम से कम 50 सदस्य उसका समर्थन करते हैं। इसके बाद में बार बार इसे लाया गया। हर प्रधानमंत्री के शासनकाल में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन कभी पारित नहीं हुआ। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उसमें भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव जब लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में जब उसे प्रस्तुत किया गया, उससे पहले ही मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अविश्वास प्रस्ताव के तहत पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी। इसके बाद में हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जब 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। जब दोबारा 1998 में सरकार बनी तो उसके खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो एक मत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। कहने का मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और वाजपेयी की सरकार गिर गई। इसके साथ आता है विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है नियम 184 के तहत। जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए या विपक्ष द्वारा
ये हंगामा खड़ा किया जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति को जब ये विश्वास हो जाए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को या सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए बोल सकता है। ऐसा ही हमने देखा कि सर्वप्रथम 1979 में देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने। उस समय उन्हें विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया, लेकिन विश्वास मत हासिल न होता देखकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा ही तत्कालीन राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी किया कि जब विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अशोक गहलोत ने इससे पहले ही सदन में, विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव ले आए और अपनी सरकार, उन्होंने ये दिखाया कि हमारे पास विश्वास मत है या बहुमत है। तो आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।